लगभग 1 बजे का समय था। काले कपड़े पहनी एक औरत, जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, हाथ में एक काले रंग की पोटली लिए चौराहे की तरफ बढ़ रही थी। चौराहे पर पहुंचकर वो रुक गई और उसने उसी पोटली से कुछ सामग्री निकाली। एक नींबू जिस पर अनगिनत पेंस चुभाई गई थी, और साथ में एक लाल साड़ी, और उसके ऊपर सुहागन का श्रृंगार रखकर उसने वहां पर एक दिया जलाया और उस पोटली को वहीं छोड़कर वो उल्टे रास्ते वहां से बड़ी ही तेजी से निकल गई। अच्छा हुआ मेरी बला टली। अब ये बला किसी के ऊपर भी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। वो औरत अपनी बला का उतरा करके चौराहे पर रख गई। वो दिया ठंडी हवा के बीच भी उसी तरह जल रहा था। तभी कुछ देर बाद वहां कुछ शोर सुनाई दिया। 4 दोस्त शायद किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। रोड पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी, मगर बार बार वो लाइट फ्लिकर कर रही थी, जिस वजह से उन्हें रास्ते पर ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी चलते चलते उनमें से एक लड़की प्रियांशी का पैर चौराहे पे रखे उस सामान पर पड़ गया, और उसी समय स्ट्रीट लाइट ने भी फ्लिकर करना बंद कर दिया। उसकी दोस्त आयुषी का ध्यान उस सामान पर पड़ा। ओ माय गॉड, ये क्या किया तूने? पता है ना चौराहे पर ध्यान से चलना चाहिए। पैर पड़ गया ना तेरा चौराहे के सामान पर। एक काम कर, अभी ही माफी मांग ले और बोल दे कि गलती से तेरा पैर इस पर पड़ गया, और जिसके लिए भी क्रिया का सामान रखा है वो तेरे पीछे ना आए। क्या कितना ज्यादा फट्टू है रे तू। अरे कुछ नहीं होता ये सब। ऐसे क्या रास्ते पर पड़े सामान पर पैर रखने से भूत किसी के पीछे आ जाते हैं? हाँ, अरे इसे तू क्या बोल रही है? इसे तो हर चीज से डर लगता है। पता है ना, उस दिन किले में हम लोगों की परछाई से डर गई थी ये। देखो वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पैर चौराहे पर पड़ा है। इसे मजाक मत समझो और माफी मांग लो, वरना 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 क्या? बेवकूफ कहीं की। खुद तो इतना डरती है, हमारा भी दिमाग खराब कर देती है। नहीं मांग रही मैं माफी, जा। जिस भूत को जो करना है वो कर ले। इसी सामान पर पैर पड़ा था ना मेरा, अब देख मैं क्या करती हूँ। प्रियांशी ने चौराहे पे रखे सामान का मजाक उड़ाते हुए उसे ठोकर मार दी और हंसते हुए आगे बढ़ गई। आयुषी के अलावा कोई भी उस बात की गंभीरता को समझ नहीं रहा था। आयुषी तो भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन प्रियांशी नहीं जानती थी कि उसने अपने सर पर कितनी बड़ी आफत मोल ले ली है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गए। प्रियांशी चेंज करके अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी उसे कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट महसूस हुई, जैसे तो कोई बड़ी ही धीमी धीमी आवाज में सिसकते हुए रो रहा हो। उस आवाज से प्रियांशी का ध्यान भटका और उसने अपनी आंखें खोली। उसने इधर उधर देखा, मगर कमरे में उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये कैसी आवाज आ रही थी अभी? लगता है मेरे कान बज रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रियांशी फिर से अपनी आंखें बंद करके लेट गई, मगर इस बार भी उसके कानों में वही रोने की सिसकियां सुनाई दी, और इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। प्रियांशी घबराई और उसने फिर से अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जैसे ही वो दोबारा लेटी तो पंखे पर उसे लाल रंग की साड़ी पहनी एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, और वो उसे बस एकटक घूरे जा रही थी। उसे देखकर प्रियांशी को कुछ समझ नहीं आया कि वो उसके आंखों के सामने की हकीकत है या कोई बुरा सपना। प्रियांशी ने अपनी आंखें झपकाई तो देखा कि इस बार पंखे पर कोई नहीं था, मगर अगली आंख झपकते ही फिर से उसे वो औरत पंखे पर लटकी हुई दिखाई दी, और वो सीधी उसके ऊपर झपट गई। प्रियांशी जोर से चिल्लाई और उसकी चीख सुनकर बगल वाले कमरे में सो रहे उसके मम्मी पापा दौड़कर वहां आए। क्या हुआ तुझे?
इतनी जोर से क्यों चिल्लाई तू? हाँ, सब ठीक तो है ना बेटा? कोई बुरा सपना देख लिया क्या तूने? प्रियांशी ने अपने मम्मी पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चेहरा फेर कर लेट गई। उसके मम्मी पापा ने फिर से उसे आवाज लगाई, मगर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो दोनों अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद प्रियांशी बिस्तर से उठी और उसने खुद को ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखा और अपनी गर्दन मोड़ते हुए भयानक तरह से मुस्कुराने लगी। उसने अपना ड्रॉअर खोला और आधी रात को अपने चेहरे पर मेकअप करने लगी। उसने अपने पूरे चेहरे को खराब कर लिया और जोर जोर से हंसती हुई बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब नाश्ते के टाइम पर वो बाहर नहीं आई तो उसकी मम्मी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। उसकी माँ जब दरवाजा खोलकर अंदर आई तो वो उसी हालत में नीचे जमीन पर पड़ी थी। उसे देखकर उसकी माँ बुरी तरह डर गई। ये क्या हो गया प्रियांशी को? सुनिए जी, अंदर आइए। प्रियांशी के पापा जल्दी से अंदर दौड़कर आए और उसे देखकर वो भी घबरा गए। उन्होंने उसके चेहरे पर पानी छिड़का। प्रियांशी को हल्का होश आया तो उन्होंने उसे सहारा देकर बिस्तर पर बैठाया। ये क्या हाल बनाया हुआ है तूने अपना? और तू जमीन पर कैसे गिर गई थी? कल जब तू घर आई उसके बाद से न जाने कैसी कैसी अजीब हरकतें कर रही है। कल कुछ हुआ था क्या तेरे साथ जो तू हमें बता नहीं रही? प्रियांशी बस एकटक अपनी माँ को देखती रही, लेकिन उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने उसका चेहरा साफ किया और उसके लिए खाना लेकर आई तो खाना देखते ही प्रियांशी खाने पर ऐसे झपट पड़ी जैसे ना जाने कितने दिनों से उसे खाना खाने को ना मिला हो। आधा खाना तो उसने जमीन पर बिखरा दिया। अरे ये किस तरीके से खाना खा रही है तू? कैसी कैसी हरकतें कर रही है? प्रियांशी ने अपनी माँ को घूर कर देखा और अचानक बिस्तर से नीचे कूद पड़ी। उसने जमीन पर रेंग रहे कॉकरोच को हाथ में उठाया और उसे चॉकलेट की तरह खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर उसके मम्मी पापा का दिल दहल उठा। उसके पापा ने झटपट उसे उठाया और बिस्तर पर बैठाया और तभी वो बेहोश हो गई। मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही अनीता। शायद हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। मुझे तो लगता है हमारी बेटी को डॉक्टर की नहीं बल्कि किसी तांत्रिक की जरूरत है। इसकी हालत नहीं देख रहे क्या आप? अरे तुम औरतों को तो इस झाड़ फूंक के अलावा कभी कुछ और सूझता ही नहीं है। चुप करो तुम, मैं डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ इसे। मनोहर और अनीता प्रियांशी को अस्पताल लेकर गए। उन्होंने डॉक्टर को जो बताया उससे डॉक्टर को लगा कि शायद प्रियांशी के दिमाग पर किसी बात का गहरा असर पड़ गया है। उन्होंने उसे एडमिट किया। जिस वार्ड में वो एडमिट थी उस रूम में एक और पेशेंट थी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। आई एम सो सॉरी मिस्टर अनीश, हमने पूरी कोशिश की आपकी बेटी को बचाने की, मगर अस्पताल के रूम में मातम छा गया। प्रियांशी जो अभी तक अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, अचानक उसके अंदर जैसे कोई समा गया हो। वो हांफती हुई अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई और उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। आप इस तरह रोइए मत मम्मी पापा। आप लोगों ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी जिंदगी इतनी ही लिखी थी, इसीलिए आप परेशान मत होइए। ये सब तो क्या बोल रही है बेटा? मनोहर ने जैसे ही ऐसा कहा प्रियांशी का शरीर जोर जोर से तड़प गया। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया और वो वहीं निठाल हो गई। ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ डॉक्टर साहब? देखिए, लगता है आपकी बेटी मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए जो भी देख रही है उसके दिमाग पर उसका असर हो रहा है। लेकिन मेरी बेटी तो बेहोश थी, तो उसे कैसे पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं आपको कह रही हूँ ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है। ले चलो इसे। चुप करो तुम। प्रियांशी 2 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही। उसकी तबीयत में सुधार आ रहा था
इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया।